तो आइए आगे बढ़ते हैं, वो गुजरात की बात करें और अब चुनावी प्रचार की बात करते हैं। आपने सुना तनुश्री पांडे बता रही थी कि मोरबी का जो मसला है वो एक चुनावों में कोई उठा नहीं रहा है, तो समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। तो आपको बता दें, प्रचार चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह बनासकांठा के थडाड और दीसा में रैलियां कर रहे हैं। शाम को 7:30 बजे वो अहमदाबाद के साबरमती में प्रचार करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने दोपहर में द्वारका की खम्बालिया सीट में प्रचार किया है। यहाँ से आपके मुख्यमंत्री उम्मीदवार जो हैं सुदान गढ़वी वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद सूरत में रोड शो और पब्लिक मीटिंग करेंगे। कांग्रेस के प्रचार के लिए स्थानीय नेता जुटे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जुड़ने जा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। कल राहुल गांधी यहां पर आए थे। गुजरात जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा को विराम देते हुए प्रचार यहां पे किया था। तो इन्हीं मसलों पर हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर निकुल पटेल हैं, प्रवक्ता हैं गुजरात कांग्रेस के, और साथ ही देवेंद्र पटेल मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार संदेश से हमारे साथ। दोनों बहुत आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निकुल जी, डॉक्टर निकुल, मैं आपसे अगर पहले जानना चाहूँ, क्योंकि आप आदिवासी समाज और हमारे ट्राइबल वर्ग के नेता भी हैं, नेतागण उठा तो रहे, कितना बड़ा मसला है आपको ये लगता है? क्योंकि जो बड़े बड़े नेता हैं वो तो शिरकत करते हुए ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं कांग्रेस के गुजरात के प्रचार में। आदिवासी भाइयों बहनों की अगर बात करें तो पिछले 27 साल से अगर आप देखें तो गुजरात के अंदर उनकी हमेशा गिनती नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आप उन भाइयों बहनों को देखें तो उनका जो पैसा एक्ट है, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, जो 1996 में लागू गया था, लेकिन विकास के नाम पर वो ग्राम सभा में कहीं से भी वो लोग उनका अप्रूवल नहीं लेते। सबसे बड़ा उदाहरण है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक्ट को थोपा गया है आदिवासियों पे। अगर हम वेदांता प्रोजेक्ट की बात करें, तापी नर्मदा पार लिंक प्रोजेक्ट की बात करें, तो ये सब जो मुद्दे हैं सिर्फ विकास के नाम पे उन पे थोप दिए जाते हैं और उनका कहीं पे भी स्वीकृति या उनका कोई भी कंसेंसस लिया नहीं जा रहा है। तो आदिवासी समुदाय जैसे 2017 की अगर बात करें तो 27 में से 18 सीट जो थी वो कांग्रेस को उन्होंने दी थी, और इस बार भी अगर देखें तो बहुत सारे प्राथमिक मुद्दे हैं उनके। जैसे अगर 2018 में ये सरकार कास्ट वेरिफिकेशन एक्ट लेकर आई थी, जिसके तहत अभी रोजगार जो मिलना है वो इतना कठिन हो गया है क्योंकि सरकारी प्रावधान नहीं रहे हैं, और जो सरकारी रोजगारी है वो सब इन लोगों ने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में दिया, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, और वहां पे रिजर्वेशन कोई फॉलो नहीं हो रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बहुत ही बड़ा उदाहरण अगर हम देखें तो मोरबी पुल दुर्घटना, जहां पे प्राइवेट लोगों को सब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उसी तरह सभी सरकारी क्षेत्र में अगर नौकरियों की बात करें तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट है, जिससे आदिवासी भाइयों बहनों को जो रोजगार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्राथमिक मुद्दे हैं जहां पे ये सरकार के खिलाफ है लोग। सरकार ने एक नया कायदा है, उसमें बोला कि अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाई करना है तो 1950 से पहले का कोई पुरावा लेकर आइए, डॉक्यूमेंट लेकर आइए। कहां से लोगों को लेकर आएंगे? तो ये जो अवगणना हो रही है वो डेफिनेटली आने वाले दिनों में ये जो समुदाय है उनके खिलाफ डेफिनेटली उनको इफेक्ट करेगा। बिल्कुल आपके इम्पैक्ट करेगा। अगर मैं आपसे देवेंद्र जी आपसे समझना चाहूं, कितना अहम मसला है? राहुल गांधी अपनी स्पीच में उठाते, राहुल गांधी ने हालांकि अपनी कल शुरुआत भी वहां से की थी जब वो वहां पर पहुंचे थे गुजरात में अपने प्रचार करने के लिए, इसको रोकते हुए जो अपनी रैली को। उधर हमने सुना था गृह मंत्री कह रहे थे कि भाई धोखा दिया है कांग्रेस ने, तो हमने तो जो राष्ट्रपति है उस समुदाय से बनाया है। तो अपने आप में क्या मसला अहम है, बड़ा है गुजरात के चुनावों में? देखिए निधि जी, गुजरात की ये जो इलेक्शन है ये एक हाई प्रोफाइल इलेक्शन है। इसके दो वजह है। एक वजह है कि गुजरात ये प्रधानमंत्री मोदी जी का और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का एक होम स्टेट है, नंबर 1। दूसरा, 2024 में जो इलेक्शन लोकसभा का आने वाला है, इसके प्रायर ये इलेक्शन है। तो आप समझ लीजिए कि 2024 में जो इलेक्शन आने वाला है लोकसभा का, इसका गुजरात का इलेक्शन एक लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट इसलिए कि ये प्रधानमंत्री का अपना होम स्टेट होने के लिए, गुजरात में जो भी होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो उसका एक गलत मैसेज जा सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर प्रचंड बहुमति से आ जाती है तो उसका भी एक
स्ट्रांग पॉजिटिव मैसेज पूरे देश में जाएगा। तो अभी राहुल गांधी की मैं बात करूं, उसके पहले मैं ये बात करूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 या 3 महीने से अपना काम गुजरात में प्रचार करने का शुरू कर दिया। कम से कम इलेक्शन के पहले 20 से 50 पब्लिक मीटिंग और बहुत बड़ी मीटिंगें गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने की, जेपी नड्डा जी ने की, अमित शाह जी ने की। और इलेक्शन अनाउंस होने के बाद अभी कुछ दिन के बाद राहुल गांधी गुजरात आए हैं। अच्छी बात है वो गुजरात में आए हैं, लेकिन अगर वो चाहते तो उनकी एकता यात्रा गुजरात से भी शुरू कर सकते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि एक इवन यहाँ के जो लोकल कांग्रेस लीडर है वो प्राइवेटली भी एक कन्फ्रेंस कहते हैं कि नेशनल जो लीडर्स है उन्होंने गुजरात में जैसे कि एक वॉकओवर बीजेपी को दे दिया है कि भी आप गुजरात के लोग लड़ो, सिर्फ गहलोत जी के सहारे लड़ो, नंबर 1। और कितने दिनों के बाद राहुल जी आए, तो जैसे कि उनका और मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश के लीडर्स को यहाँ पर काम पे लगा दिए, एक कारपेट बॉम्बिंग की तरह रोज 50 to 59 to 60 पब्लिक मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की होती है। उनका प्लानिंग और माइक्रो प्लानिंग इतना डिटेल में किया है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे एक प्रभारी भी रखा गया है। तो इतना माइक्रो प्लानिंग अभी कांग्रेस ने नहीं किया है, पता नहीं क्यों नहीं किया। ये 140 साल की एक पुरानी कांग्रेस है, उसके पास तो चुनाव लड़ने का बहुत पुराना सबसे ज्यादा अनुभव है। लेकिन जितना माइक्रो प्लानिंग मैं तो एकेडमिक चर्चा कर रहा हूँ, एक जर्नलिस्ट। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर निकुल, ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स दिखाई नहीं दे रहे जमीन पर। हालांकि जो स्थानीय नेता हैं वो अपने स्तर पर प्रचार कर रहे हैं, अशोक गहलोत तो पहुंचे हुए हैं, लेकिन क्यों, क्या जिस तरह से पटेल सर कह रहे हैं कि एक वॉकओवर दे दिया बीजेपी को? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पिछले 1 साल से देखें तो रघु शर्मा जी को पूरा कमान दिया गया है। वो हेल्थ मिनिस्टर थे राजस्थान में, वहां से उन्होंने इस्तीफा देके गुजरात के चुनाव में पूरा दिन रात लगा दिया है। हर एक विधानसभा वाइज उन्होंने मीटिंग्स की है, हर एक जिले वाइज मीटिंग की है। और जो पूरा हमारा प्रचार का कार्यक्रम देखें तो ये 3rd फेज का प्रचार अभी चल रहा है। अगर आप पीछे जाके देखें तो अहमदाबाद के अंदर राहुल गांधी जी ने एक कार्यक्रम किया था, उसमें 8 वचनों की शुरुआत की थी। उससे पहले अगर हम बात करें तो दाहोद के अंदर राहुल गांधी जी ने एक जनसभा की थी, वहां स्वयंभू लोग जुड़े हुए थे। और वो जुड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि आदिवासियों को भी अभी साथ लेना पड़ेगा। और उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रमुख थे उन्होंने एक प्रोग्राम अनाउंस किया, हर डिस्ट्रिक्ट हर दिन। उसमें उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में जाके प्रचार किया। तो वो जो पूरा माहौल बना है और राहुल गांधी जी ने सत्याग्रह, आदिवासी सत्याग्रह आंदोलन की जो शुरुआत की उस दाहोद से, तो उसके बाद पता चला कि ये लोग के भाई हमें सबको ध्यान में रखना चाहिए। तो वो पहला प्रचार का फेज था। राहुल गांधी जी ने जैसे बोला मेरा बूथ मेरा गौरव के काम के तहत हमारे सभी कार्यकर्ता हर एक बूथ तक पहुंच गए हमारे 8 वचनों और भारतीय जनता पार्टी के विफलताओं के साथ। दूसरा हमारा फेज का कैंपेन था जो परिवर्तन संकल्प यात्रा, जो 5 रूट्स पे चली और वो 5 रूट ऐसे डिसाइड किए गए कि हर एक जगह पे वो पहुंचे और लोगों को पता चले कि इस बार परिवर्तन की क्यों आवश्यकता है और कांग्रेस जो मूलभूत प्रश्नों के साथ आज लोगों के साथ खड़ी है। तो डॉक्टर निकुल, आपका ये 3rd फेज का कैंपेन, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि चुपचाप तरीके से कांग्रेस एक तरह से प्रचार कर रही है, तो आपका आशय वो है कि वो हो रहा है। लेकिन जैसे अगर मोरबी का भी मसला है, हमारी सहयोगी को आपने सुना, वो कह रहे थे विपक्ष से उठा ही नहीं रहा है, क्यों, क्या उसका असर नहीं है? क्योंकि जो पूर्व वहां पे बीजेपी के जुड़े नेता थे उनको टिकट दे दिया गया बीजेपी द्वारा, क्या ये कारण है? आपने राहुल गांधी जी को सुना होगा कि मोरबी एक ऐसी करुण दुर्घटना है जिसपे राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसीलिए आज देखो कहीं पे भी हम लोग ये मुद्दे को नहीं उठा रहे, क्योंकि ये एक भावनात्मक मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोचेगी। वो लोग गुजरात के लोगों को पता है कि मोरबी में क्या हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री आए तो हॉस्पिटलों को कैसे कलर किया गया, कैसे मेकअप करवा गया, तो ये सब चीज लोगों को पता है। और आज लोगों को पता चल गया कि भावनात्मक मुद्दे अभी नहीं चलने वाले हैं। कोई भी भावनात्मक मुद्दे से मेरा पेट नहीं भरने वाला है, ना मेरी स्कूल का फीस कम होने वाला है, ना मुझे गैस का बॉटल 500 में मिलने वाला है। तो ये जो प्रोपोगेंडा था पिछले 27 सालों से लोगों के साथ जो एक खिलवाड़ करने का, तो गुजरात की जनता समझ गई है। और 2017 में
जो जिस तरह माहौल था उससे भी आज कांग्रेस के लिए बहुत ही अच्छा माहौल है। और ठीक आने है, आप वाले कह रहे हैं दिनों अच्छा में माहौल है। लोगों ने सोच रखा। जी, मेरे पास समय बहुत कम है, बस देवेंद्र जी आखिर में आपसे ये सवाल, आपका क्या आंकलन है सर? आज लगातार आगे बात करते रहेंगे, कांग्रेस के बारे में आपने आंकलन दिया, आम आदमी पार्टी और बीजेपी कैसा कर रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी की बात मैं करूं तो आपको मैं ये समझा दूं कि आम आदमी पार्टी का तो ग्राउंड, उनके लीडर्स है, केजरीवाल जी आते हैं, लोगों को इतना मुफ्त देंगे सब बताते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनके पास कोई कार्यकर्ता ही नहीं। जो भी उनका काम होता है वो सिर्फ थोड़ी सी रैलियां होती है शहरों में, और फिर वो टेलीविजन पर उनकी चैनल आते हैं। लेकिन अगर ऐसे बहुत सारे इलेक्शन के बूथ वहां होंगे कि जहां पर आम आदमी पार्टी को अपने पोलिंग एजेंट्स ढूंढने में भी तकलीफ होगी। अच्छा। क्योंकि मैं खुद गांव से कनेक्टेड हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो मैं इतनी बात कह सकता हूं कि अपोजिशन में कांग्रेस और बीजेपी के मत बिठ सकते हैं, और उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। चलिए। और जब भी मैंने एक देखा है कि नरेंद्र मोदी एक ब्रांड है, नरेंद्र मोदी जब भी लोगों के सामने आते हैं तो सभी इश्यू सब लोग बैक हो जाते हैं, कि क्योंकि उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी इज सिक्योरिटी, कि हमको सलामत रहना है, यहाँ न कर्फ्यू चाहिए, न कौमी दंगा चाहिए, न तूफान चाहिए, और वो मोदी जी ने गुजरात में दिया है। बिल्कुल देवेंद्र जी, आपका और डॉक्टर नकुल, आप दोनों जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।